नमस्कार मित्रों, सिविल अफेयर्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम घटना सार समसामयिकी करंट अफेयर्स 2023-24 देख रहे हैं, जिसमें हम 6 महीने के करंट अफेयर्स देखेंगे, जो कि जुलाई से लेकर के 26 दिसंबर तक के करंट अफेयर्स है। हमारा आज का पहला टॉपिक है 1969 में जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम में संशोधन। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। देश में जन्म एवं मृत्यु के संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी डेटाबेस तैयार करने तथा शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश, मतदाता सूची में नामांकन, वोटर लिस्ट की बात हो रही है, आधार नंबर व सरकारी नियुक्तियों में और पासपोर्ट आवेदन आदि के लिए आवश्यक एकल जन्म प्रमाण के लिए जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक अधिनियम 2023 रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट बिल 2023 को संसद के दोनों सदनों ने अगस्त 2023 में पारित कर दिया है। तो बेसिकली हर जगह आपको आपके डेथ और बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। डेथ की तो तब होती है जब किसी की मृत्यु हो जाती है डिमाइस पर, लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट की ज़्यादातर आपको ज़रूरत होती है। तो उससे रिलेटेड रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट बिल 2023 लाया गया है। लोकसभा द्वारा 1 अगस्त व राज्यसभा द्वारा 7 अगस्त को पारित कर इस विधेयक को राष्ट्रपति का अनुमोदन भी 12 अगस्त 2023 को प्राप्त हो गया है। इस संशोधन कानून के द्वारा 1969 के जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन कर जन्म और मृत्यु पंजीकरण के लिए आधार को अनिवार्य बनाने का प्रावधान किया गया है। तो बेसिकली क्या किया जा रहा है, आधार से लिंकेज की जा रही है। आपके जो बर्थ सर्टिफिकेट है, डेथ सर्टिफिकेट है, उनको आधार से लिंक कर दिया जाएगा। संशोधित कानून के तहत राज्यों को जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (आरजीआई) द्वारा संचालित नागरिक पंजीकरण प्रणाली का उपयोग करना होगा। संशोधित अधिनियम से नागरिक पंजीकरण प्रणाली को और बेहतर कर धोखाधड़ी व पहचान में हेराफेरी पर अंकुश लगाने में जहां मदद मिलेगी, वहीं सरकार की कल्याणकारी योजनाओं व नीतियों का लाभ भी पात्र लोगों तक पहुंचाया जा सकेगा। तो अब आधार से लिंकेज की जा रही है और ये जो जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं, तो उससे जो लोग हेरा फेरी करते थे, गलत जानकारी प्रस्तुत करते थे, उसमें तो लगाम लगेगी लगेगी। साथ ही लोगों की जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है, 10 तरह की योजनाएं होती हैं, सरकारी गैर सरकारी, तो उन सब योजनाओं का लाभ भी पात्र लोगों तक पहुंच सकेगा। संशोधित अधिनियम के प्रभावी होने के पश्चात शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश, ड्राइविंग लाइसेंस, नियुक्तियों व मतदाता सूची में नाम लाने आदि मामलों में एक ही जन्म प्रमाण पत्र को प्रमाणिक दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किया जा सकेगा। जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण के नियमन के लिए 1969 में अधिनियम लाया गया था तथा यह पहला अवसर है जब इस अधिनियम में संशोधन किया गया है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कर भारत ने इतिहास रचा। अमेरिका, चीन और सोवियत रूस, जिसको हम कहते हैं यूएसएसआर, पूर्व सोवियत संघ के बाद भारत चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाला चौथा देश बना। उल्लेखनीय रूप से 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना। इसरो द्वारा 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा से LVM-3 पूर्व नाम है GSLV मार्क 3 रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपण के बाद 41 दिन की यात्रा पूरा कर चंद्रयान-3 का लैंडर मॉड्यूल विक्रम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर निर्धारित योजनानुसार सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल हुआ। चंद्रमा की सतह पर विक्रम लैंडर की लैंडिंग के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भागीदारी के लिए जोहानिसबर्ग, साउथ अफ्रीका में थे। मिशन की सफलता के पल को अविस्मरणीय व अभूतपूर्व क्षण बताते हुए उन्होंने विकसित भारत का शंखनाद इसे बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने इसरो वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए 23 अगस्त के ऐतिहासिक दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस नेशनल स्पेस डे तथा विक्रम लैंडर को चंद्रमा पर उतरने के स्थल का नामकरण शिव शक्ति स्थल करने की घोषणा उन्होंने की। साथ ही चंद्रयान-2 के लैंडर के चंद्रमा से टकराने के स्थल का नामकरण तिरंगा पॉइंट के रूप में उन्होंने किया। चंद्रयान-3 के 3 प्रमुख भाग हैं। पहला है प्रोपल्शन मॉड्यूल, दूसरा है लैंडर मॉड्यूल, तीसरा है विक्रम विक्रम जो लैंडर मॉड्यूल था दूसरा है, और तीसरा है रोवर प्रज्ञान रोवर।
तो 3 मॉड्यूल हैं। पहला क्या है, प्रोपल्शन मॉड्यूल है। दूसरा है लैंडर। प्रोपल्शन मॉड्यूल ऑर्बिटर है, ऑर्बिटर चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाएगा। दूसरा है लैंडर, है लैंडर जो लैंड करेगा। तीसरा है लैंडर के अंदर से एक रोवर निकलेगा जिसका नाम है प्रज्ञान। 17 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होकर के लैंडर मॉड्यूल विक्रम लैंडिंग से पूर्व 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर निचली कक्षा में प्रवेश कर चुका। लगभग 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसकी गति कम की गई। लगभग 100 मीटर की ऊंचाई पर लैंडर ने बाधाओं के लिए चंद्रमा की सतह की जांच की और एक बार स्थान निश्चित हो जाने के बाद लैंडर ने चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की। तो बेसिकली सरफेस की स्कैनिंग की उसने कि कहाँ पर गड्ढा है, कहाँ पर नहीं है, कहाँ पर सरफेस प्लेन है। तो सरफेस चेक करने के बाद 100 मीटर की डिस्टेंस से उसने सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की लैंडर विक्रम ने। लैंडिंग के पश्चात सौर पैनल द्वारा संचालित 6 पहियों वाला रोवर प्रज्ञान ने लैंडर से बाहर निकल करके चहलकदमी करनी शुरू कर दी। चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला चंद्रयान 3 को एक चंद्र दिवस 14 पृथ्वी दिवस के लिए डिज़ाइन किया गया था। इस अवधि में चंद्रमा की सतह के ऊपर व नीचे के तापमान की जानकारियों के संप्रेषण के साथ साथ सल्फर व ऑक्सीजन सहित कई रासायनिक तत्वों की पुष्टि रोवर प्रज्ञान द्वारा की गई। तो इसमें एक ड्रिलिंग मशीन भी थी, विक्रम लैंडर में भी थी, रोवर में भी थी। तो उसने सतह की जानकारी लेने के लिए ड्रिलिंग भी करी जगह जगह पर। 30 अगस्त को चंद्रमा की सतह से सूर्य का प्रकाश कम होना शुरू हुआ। चंद्रमा की सतह का तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड तो 80 मिलीमीटर नीचे -10 डिग्री सेंटीग्रेड होने की जानकारी भी प्रज्ञान ने प्रेषित की है। इससे चंद्रमा की सतह से नीचे पानी उपलब्ध होने की संभावनाएं तीव्र हो गई हैं। पृथ्वी के 14 दिन की यह अवधि समाप्त होने पर प्रज्ञान रोवर चंद्रमा पर रात की स्थिति में आ गया। उस समय वहां तापमान -133 डिग्री सेल्सियस के लगभग था। इसरो के अनुसार ऐसी स्थिति में प्रज्ञान रोवर को 2 सितंबर को और लैंडर विक्रम को 4 सितंबर को स्लीप मोड में डाल दिया गया। वैज्ञानिकों को उम्मीद थी कि 22 सितंबर को सूर्योदय के बाद एक बार फिर से लैंडर और रोवर सक्रिय हो सकेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इस तरह कहा जा सकता है कि चंद्रयान 3 मिशन अपने उद्देश्य में पूर्णतः सफल रहा, लेकिन लैंडर और रोवर के पुनः सक्रिय होने की संभावनाएं अधूरी रहीं। अब बात करते हैं बिहार के जातिगत जनगणना की। अभी बिहार की सरकार में भी उलटफेर चल रहा है, एनडीए की सरकार फिर से बनने जा रही है। तो अब बात करते हैं हम बिहार के जातिगत जनगणना के आंकड़ों की। बिहार में जनवरी से मई 2023 के बीच कराए गए जाति आधारित सर्वे की रिपोर्ट 2 अक्टूबर 2023 को जारी की गई। इस गणना में पूरे बिहार की जनसंख्या 13,07,25,310 पाई गई है, जिसमें बिहार में रहने वाले लोगों की संख्या 12,53,53,288 है तथा बिहार में बाहर रहने वालों की संख्या है 53,72,022। गणना रिपोर्ट के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या पुरुषों की संख्या 6,41,31,990, महिलाओं की संख्या 6,11,38,460, आने की जनसंख्या 82,836 और प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 953 पाई गई है। जातिगत जनगणना रिपोर्ट के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में पिछड़ा वर्ग है 27%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास 36%, अनुसूचित जाति 19%, 19.6% और अनुसूचित जनजाति 1.6%, जबकि सामान्य अनारक्षित वर्ग की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 15.5% है। तो पिछड़ा वर्ग कितना है आपका 35,46,936 27% है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग 4,70,80,514 36% है। अनुसूचित जाति 2,56,89,820 19.6%। अनुसूचित जनजाति एसटी 21,99,361 1.68%। और जो अनरिजर्व कैटेगरी है अनारक्षित 2,02,91,679 15.5%।
तो टोटल आबादी 13,07,25,310 जो कि 100% होती है। इस गणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में 82% जनसंख्या वहाँ जहाँ बहुसंख्यक हिंदुओं की है, 18% जनसंख्या में अल्पसंख्यक आते हैं। गणना के अनुसार 18% अल्पसंख्यकों में 17.7% मुसलमान हैं, 0.3% सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन हैं। धर्म के आधार पर जनसंख्या के आंकड़े, हिंदू कितने हैं? हिंदू हैं 10,71,92,958, 81.9%, लगभग 82%। इस्लाम में है 2,31,31,49,925, 17.7%। ईसाई हैं 75,000,05%। सिख है लगभग 15,000,01%। बौद्ध हैं 1,11,000, तो ये है 0.08%। जैन है 12,000, 12,500, ये है 0.009%। और अन्य धर्म में है 16,000, 1,66,566, 0.127%। और जिनका कोई धर्म नहीं है वो 2,000 लोग हैं, तो इनका 0.0016% है। जाति आधारित गणना में एक जानकारी यह भी सामने आई कि राज्य में विभिन्न जातियों उपजातियों की संख्या 215 है। तो अलग अलग जितनी भी जाति उपजातियां हैं 215 हैं टोटल। इनमें से 25 जातियां ही ऐसी हैं जिनकी आबादी 1% से अधिक है। तो 215 में 25 जातियां ही ऐसी हैं जिनकी 1% से ज़्यादा जनसंख्या है। इस प्रकार 190 जातियों की इस श्रेणी ऐसी श्रेणी की है जिनकी जनसंख्या 1% से कम है। तो 190 ऐसी जातियां हैं जिनकी जनसंख्या 1% से भी कम है। तो बिहार में जातिगत जनगणना में 215 जातियां पाई गई हैं। सबसे ज़्यादा 14.25% यादव, ब्राह्मण है 3.66%, राजपूत ठाकुर हैं 3.45%, मुसहर 3%, कुर्मी 2.8%, कायस्थ हैं 0.6%। यादव हैं 14.27%, रविदास 5.2%, कुशवाहा 4.2%, ब्राह्मण 3.66%, मोमिन 3.5%, राजपूत 3.4%, मुसहर 3.09%, कुर्मिन 2.8%, भूमिहार 2.8%, मल्लाह 2.6%, बनिया 2.32%, धानुक 2.14%, चंद्रवंशी 1.65%। चंद्रवंशी के बारे में एक और जानकारी ले लीजिए। सऊदी अरब में जो धर्म है इस समय मुस्लिम सुन्नी इस्लाम का धर्म, उसके पहले जो धर्म था जहाँ पे देवियाँ बहुत सारी देवियों की पूजा की जाती थी, मक्का में भी बहुत सारी देवियों के मंदिर थे और बीच में शंकर जी का भी मंदिर था। तो उनकी जो डिसेंट है वो चंद्रवंशियों से लगाई जाती है, मानी जाती है कि वो चंद्रवंशी थे पहले। तो चंद्रवंशियों की जनसंख्या है 1.65%, नाई 1.59, बढ़इये 1.45, धनिया है 1.43, प्रजापति है 1.4, कुजरा है 1.4, कायस्थ है 0.6। उल्लेखनीय कि बिहार जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी करने वाला देश का पहला राज्य है। पूरे देश में कहीं भी 1,931 के पश्चात जाति सर्वे के आंकड़े नहीं आए हैं। यहाँ पे 1931 है, 1,931 जो पढ़ा हमने। तो पूरे देश में कहीं भी 1931 के बाद जाति सर्वे के आंकड़े नहीं आए हैं। 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 विश्व की विकसित एवं उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के समूह G20 का 18वां शिखर सम्मेलन भारत की मेजबानी में 9 से 10 सितंबर 2023 को संपन्न हुआ। यह सम्मेलन दिल्ली के प्रगति मैदान के भारत मंडपम अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन की थीम थी वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। शिखर सम्मेलन के आयोजन तथा एक वर्ष तक समूह की गतिविधियों के संचालन हेतु इसकी अध्यक्षता 17वें वाली शिखर सम्मेलन के बाद 1 दिसंबर 2022 से भारत ने संभाली थी। तो बाली शिखर सम्मेलन जो हुआ था इंडोनेशिया में, उसके बाद भारत को ये अध्यक्षता मिली। G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में विश्व के शीर्षस्थ नेताओं का आगमन हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, ब्राज़ील के राष्ट्रपति
लूला डे सिल्वा, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन, साउथ कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक बियोल, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति एल्बर्टो फर्नांडिस, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज, फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों, जर्मन चांसलर ओलेफ सोल्ज, इटली प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जापान प्रधानमंत्री फ्यूमियो किशिदा, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान, साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा आदि शामिल थे। यूक्रेन मुद्दे के चलते रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन व अन्य कारणों से चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग व्यक्तिगत रूप से सम्मेलन में उपस्थित नहीं रहे तथा रूस का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री सरगेई लावारोव ने किया। चीन का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री ली कियांग ने किया। मैक्सिको का प्रतिनिधित्व वहां की अर्थव्यवस्था की मंत्री राक्वेल सांचेज ने किया। समूह के 20वें सदस्य यूरोपीय संघ यूरोपियन यूनियन का प्रतिनिधित्व यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन व यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने किया। अन्य विशेष आमंत्रित सदस्यों में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी, मॉरिशस के प्रधानमंत्री जगन्नाथ, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री यार्क, नाइजीरिया के राष्ट्रपति वोला तिनुबू, सिंगापुर के प्रधानमंत्री लिसीन लूंग और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के अतिरिक्त अफ्रीकी संघ, जिसको अफ्रीकन यूनियन है, G20 का नया सदस्य 21वां सदस्य शिखर सम्मेलन में बनाया गया भारत की अनुशंसा पर और अध्यक्ष है अजाली अस्सुमानी, ये भी शामिल थे। ये अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष हैं अजाली अस्सुमानी। यूरोपियन यूनियन के पश्चात अफ्रीकी यूनियन AU G20 में सदस्य के रूप में शामिल होने वाला दूसरा संघ है। अफ्रीकी महाद्वीप के देश अफ्रीकी संघ में शामिल हैं। अफ्रीका यूनियन के सदस्य बनने से G20 के सदस्यों की संख्या 21 हो गई, 21 हो गई है। G20 की अध्यक्षता का प्रतीक गेवल ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला डे सिल्वा को सौंप दिया गया। G20 की अध्यक्षता 1 दिसंबर 2023 से औपचारिक रूप से ब्राज़ील के पास आ गई। G20 का आगामी 19वां शिखर सम्मेलन अब ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो में 2024 में होना है। G20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन ने वैश्विक कूटनीति में भारत की क्षमता और प्रतिष्ठा को बढ़ा दिया है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच नई दिल्ली घोषणा पत्र पर सर्वसम्मति विकसित करने को भारत की बहुत बड़ी सफलता माना जा रहा है। G20 में भारत के शेरपा अमिताभ कांत व उनकी टीम के सघन प्रयास भी इसके लिए प्रशंसनीय है। 55 देशों के समूह अफ्रीकी संघ को संगठन का सर्वसम्मति से सदस्य भी भारत की एक बड़ी उपलब्धि है बनाना। 55 देशों के समूह अफ्रीकी संघ को संगठन का सर्वसम्मति से सदस्य बनाना भी भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अफ्रीकी संघ के सदस्य बनने के पश्चात समूह G20 की सदस्य संख्या 21 हो गई है। इसमें अब अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, तुर्की, ब्रिटेन और अमेरिका के अतिरिक्त यूरोपीय संघ व अफ्रीकी संघ भी शामिल हैं। G20 का कोई स्थानीय सचिवालय व मुख्यालय नहीं है। सदस्य देशों में ही बारी बारी से किसी देश में इसका शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाता है। आगामी शिखर सम्मेलन का मेजबान देश ही इस मंच के अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। क्या है भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर IMEC IMEC कॉरिडोर? इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। भारत में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान मध्य पूर्व एशिया के रास्ते भारत और यूरोप के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाकर व्यापार के विस्तार हेतु भारत व अमेरिका ने मित्र राष्ट्रों के साथ मिलकर एक कॉरिडोर के निर्माण की घोषणा की। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर IMEC
नाम की इस परियोजना में रेल लाइनों, सड़कों व बंदरगाहों का नेटवर्क होगा जिनके द्वारा आयात व निर्यात में सुगमता होगी। सुरक्षित संचार व्यवस्था के लिए समुद्र केबल का नेटवर्क भी इससे शामिल होगा और संपूर्ण क्षेत्र को जोड़ने वाली ग्रिड व्यवस्था भी होगी। तो समुद्री केबल भी होगी जिसको हम कहते हैं सबमरीन केबल। वैश्विक व्यापार व कनेक्टिविटी को एक नया आकार देने वाली इस परियोजना के तहत भारत को एक शिपिंग रूट के माध्यम से पश्चिम एशिया से जोड़ा जाएगा, जहां से एक रेल नेटवर्क विभिन्न देशों से होता हुआ यूरोप से जुड़ेगा। भारत व अमेरिका के अलावा सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इटली व जर्मनी सहित यूरोपीय संघ भी इस परियोजना में शामिल हैं। भारतीय प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति ने मिलकर ही फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जर्मनी के चांसलर ओलाफ सोल्ज, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान तथा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की उपस्थिति में इस परियोजना की घोषणा नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर की। यह सभी देश भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर परियोजना के साझेदार होंगे। भारत व अमेरिका द्वारा इस प्रस्तावित इस भारत मध्य यूरोप आर्थिक कॉरिडोर फिर से देख लेते हैं। भारत व अमेरिका द्वारा प्रस्तावित भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर आईमैक कॉरिडोर, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर आईमैक कॉरिडोर को वास्तव में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI जिसका पहले नाम था वन बेल्ट वन रोड OBOR, उसका प्रत्युत्तर माना जा रहा है। G20 से रिलेटेड कुछ अन्य जानकारियां भी देख लेते हैं। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं संस्थाओं के प्रतिनिधि के रूप में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, WHO के प्रमुख टेड्रोस और विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बग्गा, IMF के अध्यक्ष क्रिस्टिना जॉर्जीवा और WTO के महानिदेशक नागोजी ओको हवेला भी सम्मेलन में भाग लेने वालों में शामिल हुए। खाद्य सुरक्षा, जलवायु एवं ऊर्जा, विकास, स्वास्थ्य एवं डिजिटलाइजेशन आदि मुद्दे 2 दिन तक चले इस शिखर सम्मेलन में चर्चा के प्रमुख बिंदु हैं। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक्स हैं तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व कल्याण के लिए सभी देशों को एक साथ चलने की बात कही। 3 सत्रों में चले इस सम्मेलन को प्रधानमंत्री ने कई चरणों में संबोधित किया। इसके साथ ही वैश्विक कूटनीति में चल रहे तनावपूर्ण माहौल में वसुधैव कुटुंबकम का नारा देते हुए सकारात्मकता के संचार का प्रयास उन्होंने किया। सम्मेलन के एक अन्य सत्र में बोलते हुए जलवायु निगरानी के लिए G20 उपग्रह का प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इससे प्राप्त जलवायु व मौसम संबंधी आंकड़े सभी देशों विशेषतः ग्लोबल साउथ के देशों के साथ साझा करने की बात उन्होंने कही और सभी G20 देशों को इस पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। G20 सम्मेलन की एक वित्त संबंधी बैठक में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI के द्वारा निर्धन एवं विकासशील देशों में वित्तीय समावेश कार्यक्रम चलाने के भारत द्वारा प्रस्तावित एजेंडे को G20 देशों में मंजूरी प्रदान की गई। मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक MDB के प्रारूप में परिवर्तन कर उसे और अधिक मजबूत बनाने की बात भी विकास के इस भारतीय एजेंडे में शामिल है। बड़ी कंपनियों द्वारा विभिन्न देशों में किए जाने वाले व्यापार में करों के विवेकीकरण या विकेंद्रीकरण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय टैक्स प्रणाली विकसित करने को सभी देशों ने सहमति सम्मेलन में दे दी है। इस दिशा में शीघ्र ही कार्य शुरू किया जाएगा। इस शिखर सम्मेलन में साझा घोषणा पत्र जारी करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। यूक्रेन युद्ध के सभी कारणों सभी देशों को विभिन्न मुद्दों पर एक मत करना भी भारत के लिए बहुत कठिन कार्य था। फिर भी भारत के कूटनीतिक प्रयासों से यूक्रेन मुद्दे पर ऐसे शब्दों का प्रयोग घोषणा पत्र में किया गया जिससे दोनों पक्षों को मानना पड़ा। तो बेसिकली यूक्रेन और रशिया का जो वॉर चल रहा है तो उसमें
रशिया की भी बुराई निंदा नहीं की गई और यूक्रेन का भी ना तो पक्ष लिया गया ना ही विरोध किया गया। दोनों ही मुद्दों में ऐसा सामंजस्य बिठाया गया कि दोनों ही देश अपनी अपनी जगह पर सही और युद्ध को जल्दी समाप्त किया जाए, इस घोषणा के साथ भारत ने दोनों पक्षों को साधा। घोषणा पत्र के सभी 83 बिंदुओं को निर्विरोध सभी सदस्य देशों ने स्वीकार किया। आतंकवाद को अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरा बताते हुए आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा इसमें की गई है। जलवायु संकट से निपटने के प्रयासों में तेजी लाने तथा ईंधन के रूप में कोयले के प्रयोग में कमी लाने की दिशा में प्रयास तेज करते हुए दिल्ली घोषणा पत्र की बात की गई है। वित्तीय संकट के दौर से गुजर रहे विकासशील देशों के संकट को प्रभावी ढंग से सुलझाने, तेज, सस्ते और अधिक पारदर्शी व समावेशी सीमा पार भुगतान को बढ़ावा देने का संकल्प इसमें लिया गया है। सम्मेलन से अलग एक कार्यक्रम में स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जीबीए बनाने की घोषणा की गई। अमेरिका, ब्राज़ील, इटली, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई व बांग्लादेश आदि इस पहल में भारत के साथ रहे। सम्मेलन से अलग एक अन्य कार्यक्रम के तहत भारत और अमेरिका ने चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना के जवाब में भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर आईमैक कॉरिडोर के निर्माण की घोषणा अलग से एक बैठक में की। इस कॉरिडोर के द्वारा भारत, इजरायल, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन व यूरोप के बीच निकट भविष्य में व्यापार सरल हो जाएगा। 10 सितंबर को सम्मेलन के तीसरे और अंतिम सत्र में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक संरचना एवं स्वरूप में परिवर्तनों का हवाला देते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में सुधारों की आवश्यकता को पुनः प्रतिपादित किया। 10 सितंबर को सम्मेलन के समापन से पूर्व सभी वैश्विक नेताओं ने राजघाट में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। सम्मेलन के समापन सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने G20 की अध्यक्षता का प्रतीक GAVL ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा को सौंप दिया। अगला है महिला आरक्षण से संबंधित नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। देश की संसद के नए भवन में स्थानांतरण के लिए 18 से 22 सितंबर 2023 के बीच बुलाए गए विशेष सत्र के पहले ही सत्र में इतिहास रचते हुए लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं, दिल्ली विधानसभा सहित में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने के लिए बहुप्रतीक्षित महिला आरक्षण विधेयक, जिसे नारी शक्ति वंदन विधेयक नाम दिया गया, को पारित कर दिया गया। यह विधेयक मूलतः 128वां संविधान संशोधन विधेयक था। अधिनियमित होने के पश्चात 106वां 106th संविधान संशोधन अधिनियम बना, जिसे संसद के दोनों सदनों ने पारित कर दिया। इस आरक्षण के नई जनगणना व परिसीमन के बाद ही प्रभावी होने की बात अधिनियम में कही गई है तथा SC, ST और OBC वर्गों के लिए अलग से आरक्षण का प्रावधान इसमें नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 330 के द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा की 131 सीटें पहले से ही इन दोनों वर्गों के लिए आरक्षित हैं। इन आरक्षित सीटों में ही SC, ST महिलाओं के लिए 33% सीटें पारित किए गए अधिनियम के तहत स्वतः ही आरक्षित रहेंगी। 454 अपोज में 2 मतों के भारी बहुमत से लोकसभा ने इसे 20 सितंबर 2023 को पारित किया। तो 454 मत पड़े हैं पक्ष में और विपक्ष में 2 मत पड़े हैं। असुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ही इसके विरोध में रही। लोकसभा द्वारा पारित विधेयक के अगले ही दिन 21 सितंबर को राज्यसभा ने भी सर्वसम्मति से इसे पारित कर दिया। दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का अनुमोदन 29 सितंबर को प्राप्त हो गया। दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का अनुमोदन 29 सितंबर को प्राप्त हो गया, जिसके साथ ही कानून का रूप इसने ले लिया और 106वां 106th संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में अधिसूचित कर दिया गया। राज्यसभा में उपस्थित सभी 214 सदस्यों ने 21 सितंबर को विधेयक के पक्ष में मत दिया।
128वें संविधान संशोधन विधेयक के दोनों सदनों में पारित होने के पश्चात संसद के विशेष सत्र को एक दिन पूर्व ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। 27 वर्ष के लंबे इंतजार के पश्चात महिला आरक्षण विधेयक संसद में पारित हो सका है। महिलाओं को 33% आरक्षण दिलाने के लिए सर्वप्रथम एच.डी. देवगौड़ा के नेतृत्व वाली यूनाइटेड फ्रंट सरकार ने 81वां संविधान संशोधन विधेयक 12 सितंबर 1996 को लोकसभा में प्रस्तुत किया था, जहां सरकार को समर्थन दे रही 13 पार्टियों में से कुछ पार्टियों के विरोध के चलते इसे स्थायी समिति को संदर्भित कर दिया गया था। कालांतर में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के कार्यकाल में 1998 में 12वीं लोकसभा में इसे प्रस्तुत किया गया, किंतु इसे पर्याप्त समर्थन नहीं मिला। वाजपेयी सरकार के कार्यकाल में ही 1999, 2002, 2003 में भी इसके लिए प्रयास असफल रहे। बाद में मार्च 2010 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल के दौरान 9 मार्च 2010 को 108वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में यह राज्यसभा में 2/3 बहुमत से पारित हुआ, किंतु लोकसभा में इस पर मतदान नहीं हो सका। 106वां संविधान संशोधन अधिनियम नए परिसीमन तथा नई जनगणना के पश्चात ही लागू होगा। अधिनियम के लागू होने की स्थिति में लोकसभा की 543 सीटों में से 181 तथा राज्य विधानसभाओं की कुल 4123 सीटों में से 1374 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। मौजूदा स्थिति में राज्यसभा तथा केंद्र शासित प्रदेश पुद्दुचेरी विधानसभा के लिए यह आरक्षण लागू नहीं होगा। वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था के तहत 3 श्रेणियों में सांसद लोकसभा के लिए चुने जाते हैं। पहली है सामान्य श्रेणी, जिसको हम कहते हैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी। दूसरी है अनुसूचित जाति एससी कैटेगरी। तीसरी अनुसूचित जनजाति एसटी। इन तीनों ही श्रेणियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान नए पारित किए गए संविधान संशोधन अधिनियम में किया गया है। इस प्रकार लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण 131 की 1/3 सीटें इन्हीं वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। नए परिसीमन में सीटों की संख्या में वृद्धि होने पर महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या में भी वृद्धि होगी। पारित किए गए संविधान संशोधन अधिनियम में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का यह प्रावधान 15 वर्ष के लिए है। इसके बाद समीक्षा में यदि आरक्षण की अवधि बढ़ाने के लिए सहमति बनी तो इसका विस्तार किया जा सकेगा। धन्यवाद।